हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर बाज़ार में सबसे बड़े घोटाले कौन से हुए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज मैं आपको शेयर बाज़ार के 3 सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग इसे जुआ समझते हैं और कुछ लोग इसे पैसे बनाने का बेहतरीन तरीका समझते हैं। कुछ बड़े शेयर ब्रोकर शेयर बाजार से अच्छा पैसा और शोहरत बनाए हैं और वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके शेयर बाजार में घोटाले करते रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय शेयर बाजार के 3 सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन से 3 सबसे बड़े भारतीय शेयर बाजार घोटाले हुए थे, किन लोगों ने यह घोटाले किए और किस तरीके से यह घोटाले को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहें और इस वीडियो में अपनी पूरी सारी जानकारी लेने में समर्थ रहें। भारतीय शेयर बाजार के 3 सबसे बड़े घोटाले के नाम कुछ इस प्रकार हैं। 1992 भारतीय स्टॉक मार्केट घोटाला, केतन पारेख घोटाला और तीसरा है सत्यम घोटाला। आप चाहें तो इस वीडियो की सारी जानकारी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमारा है banksdetail.com। आप banksdetail.com में जाके शेयर मार्केट घोटाला अगर सर्च करते हैं यहाँ सर्च बार से तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले 1992 भारतीय स्टॉक मार्केट घोटाले के बारे में। तो भारतीय स्टॉक मार्केट घोटाला किया गया था हर्षद मेहता के द्वारा। तो सबसे पहले इसका संक्षिप्त विवरण समझ लेते हैं। तो शेयर बाजार घोटाले का नाम था 1992 भारतीय स्टॉक मार्केट घोटाला। इसे कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे हर्षद मेहता घोटाला उजागर होने का साल था 1992, यानी कि 1992 में इस घोटाले का पर्दाफाश हो पाया था और लोगों ने जाना कि इस तरीके का कोई घोटाला हुआ है। घोटाले की राशि लगभग 5,000 करोड़ थी, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। घोटाला किसने किया? तो घोटाला हर्षद शांतिलाल मेहता ने किया था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हर्षद मेहता कौन थे। 29 जुलाई 1954 को पनेली मोती राजकोट जिला के गुजरात में एक गुजराती जैन परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। इस लड़के का नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता उर्फ हर्षद मेहता। हर्षद मेहता बचपन से कांदीवली बम्बई में रहते थे। बाद में इनका परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ में रहने लगे। इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई जनता पब्लिक स्कूल, कैंप 2 भिलाई और सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई हॉली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ से पूरा किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हर्षद मेहता लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए बम्बई आ गए। 1976 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना शुरू किया। अगले 8 सालों तक हर्षद मेहता ने छोटे कंपनियों में नौकरी की। इससे उनका ज्ञान बढ़ता रहा। अब उनकी नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में लग गई थी। इस कंपनी में सेल्स पर्सन की नौकरी करने से हर्षद मेहता की ज़िंदगी में असली बदलाव आया। सेल्स पर्सन की नौकरी करते हुए हर्षद मेहता की मुलाकात प्रसन्न परिजीवन दास से हुई। प्रसन्न परिजीवन दास से हर्षद मेहता ने हर वो चीज़ सीखी जो शेयर बाजार के लिए ज़रूरी थी। प्रसन्न परिजीवन दास के सारे तरीके और हुनर सीखने के बाद हर्षद मेहता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सेल्स पर्सनल की नौकरी छोड़ दी। अब वो शेयर बाजार में पैसा लगाने लगे थे। प्रसन्न परिजीवन दास से सीखे हुए हुनर से हर्षद मेहता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद हर्षद मेहता ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर्षद मेहता ने 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से खुद का कंपनी शुरू कर ली और BSE से ब्रोकर की मेंबरशिप ले ली। अब हर्षद मेहता ने अपने क्लाइंट्स के पैसे शेयर बाजार में लगा के बुल रन शुरू कर दिया था। इस वजह से हर्षद मेहता को शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाने लगा था। अब हर्षद मेहता एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए थे। हर्षद मेहता जिस कंपनी में अपना पैसा लगाते थे वो कंपनी में तेज़ी से बढ़त देखने को मिलती थी। अब आइए जान लेते हैं कि हर्षद मेहता घोटाले की पूरी जानकारी क्या है। यह साल 1992 की बात है, जब हर्षद मेहता नाम के एक व्यक्ति शेयर बाजार में बहुत बड़े
स्टॉक ब्रोकर बन चुके थे। लोग इन्हें शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से जानने लगे थे। कई बैंकों के साथ रेडी फॉरवर्ड डील हर्षद मेहता की ब्रोकिंग फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता था। दोस्तों आइए समझते हैं कि रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको कभी पैसे की ज़रूरत है और आपके पास कुछ गहने पड़े हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने गहने को किसी सोनार को गिरवी दे सकते हैं और उसके एवज में आप उनसे पैसे ले सकते हैं। फिर जब आप पैसे लौटा दोगे तो आपको वो सोने आपको वापस मिल जाएंगे सोनार की तरफ से। तो इस तरीके से रेडी फॉरवर्ड डील भी काम करता है। रेडी फॉरवर्ड डील होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार को कभी अपने किसी भी स्कीम के लिए या किसी योजना के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, वो बैंकों को अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है और उसके बदले बैंकों से पैसे लेती है, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी इनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेने का मौका देती है। इस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, जैसे कि अपने एक सिक्योरिटी मिल गया आपको कि हाँ गवर्नमेंट के इतने सारे फंड का पैसा मेरे पास है, अब मैं उसके बदले में पैसे लगा रहा हूँ उस पर, और गवर्नमेंट क्या करती है उसके एवज में उनको इंटरेस्ट भी देती है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड है, सिक्योरिटीज़ बॉन्ड है, इसको बैंकों को लेना कंपलसरी होता है। तो इसलिए बैंकों को इनमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी ही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी मान लीजिए इस तरीके से काम करने के बाद अगर किसी बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है तो वो दूसरे बैंक से उस बॉन्ड के मदद से वो दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है। तो उसके लिए उस बैंक को बीआर देना पड़ता है। बीआर एक रिसीट होता है जो कि उस बॉन्ड के बदले उन्हें एज अ प्रूफ मिल जाता है दूसरे बैंक को। तो मान लीजिए कि बैंक ए को पैसे की ज़रूरत है और बैंक बी के पास पर्याप्त पैसे हैं देने के लिए, तो बैंक ए को बीआर रिसीट बैंक बी को देना होता है और उसके बदले में बैंक बी बैंक ए को पैसे देता है। इस डील को रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं और यह डील एक ब्रोकर के माध्यम से पूरा किया जाता है। हर्षद मेहता इस डील को अपने ब्रोकिंग कंपनी ग्रो मोर एंड एसेट मैनेजमेंट के द्वारा पूरा करता था। इस डील के दौरान वह दोनों बैंकों से कुछ दिनों की मोहलत ले लेता था और उन पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में लेकर शेयर बाजार में लगा देता था। शेयर बाजार में पैसे लगाकर उससे मुनाफा कमाता था और बैंकों को उसके पैसे वापस कर देता था। लेकिन इतने से भी हर्षद मेहता का मन कहाँ भरने वाला था। तो अब इस गेम को और भी बड़ा करने के लिए हर्षद मेहता कई बैंकों के साथ यह रेडी फॉरवर्ड डील करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इस गेम को और बड़ा कैसे किया गया। मान लीजिए बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी नाम के 4 बैंक हैं। इस गेम में हर्षद मेहता बैंक ए से बीआर लेता था और बैंक बी से पैसे लेता था और यह पैसा शेयर बाजार में लगा देता था। इस तरीके से बैंक सी को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक सी से भी बीआर लेता था और बैंक डी से पैसे लेता था। अब मान लीजिए कि बैंक ए को अपना पैसा वापस चाहिए तो बैंक डी से लिया हुआ पैसा बैंक ए को वापस कर देता था और बैंक सी का बीआर बैंक बी को वापस कर देता था। इस तरीके से बहुत कम समय में हर्षद मेहता की कंपनी तरक्की करती जा रही थी। इस काम में हर्षद मेहता इतना माहिर हो गया था, कुछ बैंकों की मदद से नकली बीआर भी बनाने लगा था। नकली बीआर की मदद से वह और भी पैसे बनाने लगा था। उन पैसों को शेयर बाजार में लगाकर अपना मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता था। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी इस घोटाले के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। अचानक से कोई जब इतना बड़ा होने लगता है तो लोगों की नज़र उस पर ज़रूर ही पड़ती है। दूसरे ब्रोकर की नज़र में हर्षद मेहता की तरक्की खलने लगी थी। यह बात हर्षद मेहता की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। एसबीआई के स्टाफ को इसकी जानकारी मिल गई थी कि एसबीआई बैंक में करीब 5,000 करोड़ रुपए की नकली बीआर जमा कराया गया है। एसबीआई के स्टाफ ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल को जाकर इसकी खबर दी। सुचिता दलाल की नज़र हर्षद मेहता की लाइफस्टाइल पर पड़ गई थी। उनके महंगे महंगे गाड़ियाँ जिनमें टोयोटा कोरोला, लेक्सस स्टारलेट और टोयोटा सेरा जैसे गाड़ियाँ शामिल थी। ऐसी गाड़ियाँ भारत में बहुत ही कम हुआ करती थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुचिता दलाल अब इसकी जांच में लग गई थी। जांच पड़ताल के बाद उसे भी भरोसा हो गया कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। 23 अप्रैल 1992 द टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार पर यह खबर आ गई कि हर्षद मेहता गलत तरीके से बैंकिंग सिस्टम को अपने फाइनेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।
जैसे ही इस घोटाले का खुलासा हुआ, स्टॉक मार्केट में 2 महीने के अंदर ही भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे निवेशक बहुत बुरी तरह से घाटे में आ गए थे। यह एक घोटाले की जांच के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक एक कमेटी बना चुका था, जिसका नाम था जानकी रमन कमेटी। जानकी रमन कमेटी के अनुसार यह घोटाला करीबन 4025 करोड़ का था। शेयर बाजार में इतने बड़े गिरावट का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यह घोटाला नहीं था, जिम्मेदार भारत की सरकार भी थी। पिछले 1 साल में जितने भी शेयर होल्डर जो हर्षद मेहता की कंपनी से शेयर खरीदे थे, भारत सरकार ने उस समय उन शेयर होल्डर्स के शेयर बेचने पर रोक लगा दी। इस वजह से कई शेयर की कीमत कौड़ियों के भाव में आ गई और शेयर मार्केट बर्बाद हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हर्षद मेहता घोटाले के बारे में। अब आइए जान लेते हैं दूसरे सबसे बड़े घोटाले के बारे में, जिसका नाम है केतन पारेख घोटाला। केतन पारेख घोटाले के बारे में एक संक्षिप्त विवरण समझ लेते हैं कि शेयर बाजार घोटाले का नाम था केतन पारेख घोटाला। घोटाला उजागर होने का साल था 2001 और घोटाले की राशि थी लगभग 800 करोड़। घोटाला किया था किसने, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। घोटाला करने वाले का नाम था केतन पारेख। तो आइए जान लेते हैं कि केतन पारेख कौन है। केतन पारेख का जन्म 1963 में हुआ था। उनके परिवार के अधिकतर लोग सीए या फिर स्टॉक ब्रोकर थे। केतन पारेख के पिता विनय चंद्र पारेख ने उन्हें स्टॉक मार्केट की दुनिया से रूबरू कराया। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद केतन पारेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक जाने माने इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज फर्म नरभे राम हरक चंद्र सिक्योरिटीज NH सिक्योरिटीज से की। 90s की शुरुआत में केतन पारेख की दोस्ती हर्षद मेहता से हुई। फिर उन्होंने हर्षद मेहता की ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर में नौकरी करना शुरू किया। तो आइए अब जान लेते हैं कि केतन पारेख के घोटाले की पूरी जानकारी क्या है। हर्षद मेहता घोटाले से ठीक 9 साल बाद केतन पारेख घोटाला आया। हर्षद मेहता के घोटाले में इनकी भागीदारी थी, लेकिन ये पकड़े नहीं गए क्योंकि केतन पारेख हर्षद मेहता के ब्रोकरेज फर्म में एक स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। उनसे इस घोटाले की पूछताछ की गई, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए इन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। साल 1992 में केतन पारेख को कैफीना म्यूचुअल फंड के घोटाले में पकड़े गए और उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई गई। यह उनकी पहली जानकारी थी। केतन पारेख एक स्कीम से घोटाला करते थे। इस स्कीम का नाम था पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप स्कीम आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है। इस स्कीम की मदद से किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत अपने तरीके से ऊपर ले जाते थे और जब उस शेयर की कीमत अच्छे खासे बढ़त में आ जाती थी तो उससे सारा पैसा निकाल लेते थे। इससे मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाता था और कंपनी के शेयर की कीमत इतनी गिर जाती थी कि पहले जितनी पर थी उससे भी कम हो जाती थी। तो दोस्तों, ये काम करता था पंप एंड डंप स्कीम। इस स्कीम के लिए बाजार को ऊपर ले जाना जरूरी था। बाजार को ऊपर ले जाने के लिए स्टॉक का चयन करना, स्टॉक एक्सचेंज का चयन करना और बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। हर्षद मेहता के घोटाले के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर RBI और सेबी के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज CSE में अभी इतनी सख्ती और पाबंदी नहीं थी, इसलिए केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज CSE को चुना। स्टॉक का चयन करने के लिए उन्होंने स्टॉक्स में 4 खासियत देखना शुरू किया। पहला, छोटी कंपनी, दूसरी कम वॉल्यूम, तीसरी कंपनी का भविष्य की स्थिति क्या है और चौथा मार्केट कैपिटल कम हो। केतन पारेख ने पहले से बड़े स्टॉक्स में इस स्कीम से घोटाले करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे, इसलिए अब वो छोटी कंपनियों को टारगेट कर रहे थे। दूसरी बात थी उन्हें कम वॉल्यूम में ट्रेड होने वाली स्टॉक्स को चुनना था ताकि उन स्टॉक्स की कीमत को अपने तरीके से ऊपर ले जाते। तीसरी बात, उन्होंने यह भी ध्यान में रखा कि वो उन कंपनियों में अपना पैसा ना लगाएं जो एकदम ही रद्दी हो, ताकि कंपनी आगे भविष्य में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सके। चौथी बात थी कि उन स्टॉक्स की मार्केट कैपिटल कम हो ताकि आसानी से उनके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सके। साल 1997 में .com बूम आया। इस वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर ICE सेक्टर
मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक्स में लोगों को समझ में आने लगा था कि इस सेक्टर के स्टॉक्स में का भविष्य में अच्छा बढ़त देखने को मिलेगा। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए केतन पारेख ने इसी सेक्टर के स्टॉक्स को चुना। अगर इस स्टॉक्स की कीमत बढ़ती तो लोगों को लगता कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने 10 स्टॉक्स की चयन की जिन्हें K10 स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। इन स्टॉक्स के नाम थे HFCL, मुक्ता आर्ट्स, टिप्स, प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन, जी, पेंटागन ग्राफिक्स, GTL, अमिताभ बच्चन कॉर्प, एफटेक इन्फोसिस, क्रेस्ट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये थे 10 स्टॉक्स जिन्हें K10 स्टॉक्स के नाम से जाना जाता था। इन स्टॉक्स के रिटर्न बहुत ज़्यादा होते थे। एक साल में 200%, 400% तक का रिटर्न देते थे ये स्टॉक्स। अब केतन पारेख को शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। केतन पारेख ने अपने खुद का पैसा लगाया, फिर प्रोमोटर से पैसे लिए, इंस्टीट्यूशनल निवेशक से पैसे लिए और बैंक से भी बहुत सारे पैसे लिए। इंस्टीट्यूशनल निवेशक बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास अपने ग्राहकों के बहुत सारे पैसे होते हैं, जैसे हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, PE फंड्स, इंडोमेंट फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। कई इंस्टीट्यूशनल निवेशक केतन पारेख के दोस्त हुआ करते थे, इसलिए इन्हें आसानी से इनसे पैसा मिल जाते थे। बाकी इंस्टीट्यूशनल निवेशक को सर्कुलर ट्रेडिंग के मदद से पैसे लगाने को कहता था। सर्कुलर ट्रेडिंग में कुछ बड़े निवेशक आपस में ही एक दूसरे के साथ शेयर खरीदते बेचते रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि इस स्टॉक में मांग बहुत ज़्यादा है। इस ट्रेडिंग के बदले में केतन पारेख इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को कुछ कमीशन देता था। केतन पारेख के पास एक और तरीका था फंड्स इकट्ठा करने के लिए, वह थी बैंक से केतन पारेख 2 तरीकों से पैसे लेता था, लोन और पे ऑर्डर। सरकारी नियमों के अनुसार बैंक किसी भी स्टॉक ब्रोकर को उस समय 15 करोड़ से ज़्यादा रकम लोन के नाम पर नहीं दे सकता, लेकिन केतन पारेख बैंकों से उससे भी ज़्यादा पैसे ले लेता था। केतन पारेख 2 बैंकों से लोन लेता था, एक था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और दूसरा माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। जब घोटाला सामने आया तब केतन पारेख ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से 250 करोड़ और माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक से 900 करोड़ उधार में था। बाद में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने खरीद लिया। माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरह डूब गया था क्योंकि इस बैंक के नेट वर्थ नेगेटिव हो चुकी थी। 2021 में RBI ने इस बैंक की लाइसेंस जब्त कर ली। केतन पारेख ने माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक को 400 करोड़ लौटा दिए थे, लेकिन बाकी बचे 500 करोड़ नहीं लौटा सका। केतन पारेख बैंक से अपने शेयर गिरवी रख के लोन लेता था। बाद में केतन पारेख ने इन बैंकों के शेयर भी खरीद लिए और उन्हें शेयर के बदौलत अनसिक्योर्ड लोन्स लेते थे। इस तरीके से केतन पारेख हर्षद मेहता की तरह अपने निवेशकों से पैसा लेने लगा और उन्हें कुछ समय की मोहलत के बाद पैसा वापस कर देता था। अब आया .com बबल बर्स्ट। इससे स्टॉक मार्केट में जितनी भी ICE सेक्टर के स्टॉक्स थे उनमें भारी गिरावट देखनी शुरू हुई। बात यह थी कि इस सेक्टर में सारे स्टॉक्स बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच गए थे। अब इन स्टॉक्स में गिरावट आना था। ऐसे में शेयर्स की कीमत को बढ़ने के लिए केतन पारेख को बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। पैसे के लिए केतन पारेख ने बैंक से और लोन लेने की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मार्केट में ऐसी गिरावट की वजह से बैंक, ब्रोकर्स और निवेशक सभी नुकसान में थे। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के पास ट्रेड सेटलमेंट के पैसे नहीं थे। अब बैंक ऑफ इंडिया ने एक केस फाइल किया केतन पारेख के नाम पर, क्योंकि केतन पारेख ने बैंक ऑफ इंडिया से 137 करोड़ रुपए लिए थे पे ऑर्डर देकर। यह 137 करोड़ का पे ऑर्डर माधवपुरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जारी किया गया था। जब बैंक ऑफ इंडिया को उसके पैसे नहीं मिले तो उस बैंक ने केस कर दिया। केतन पारेख को हिरासत में लिया गया। घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब RBI और सेबी को समझ आया कि केतन पारेख के द्वारा किए गए मुनाफे और उसके द्वारा प्राप्त किए गए लोन के बारे में
कुछ असामान्य था। केतन पारेख को मार्च 2000 में गिरफ्तार किया गया था और 53 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। 1 मार्च 2000 को शेयर बाजार 176 अंकों से गिर गया, जिससे निवेशकों को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। उन्हें 2017 तक 15 साल के लिए शेयर बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उन्हें 1 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। यह भारतीय शेयर बाजारों के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा घोटाला बन गया था। इस वजह से सेबी के विभिन्न नियम और कानून लगाए। इसने बदला प्रणाली और सर्कुलर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सभी खातों का सालाना एक बार निरीक्षण किया। उन्होंने केवल बीएसई और एनएसई के माध्यम से कोलैटरलाइज्ड लोन की अनुमति दी। हालांकि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अफवाह थी कि केतन पारेख कठपुतली के माध्यम से संचालित होते थे, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में उनके आदेश का पूरा किया था। 2008 में सेबी के कई कंपनी से पूछताछ की गई। उनकी मदद करने पर रोक लगा दी गई। हालांकि क्या वह अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, यह अभी भी अफवाह बनी हुई है, जिसकी पर्दाफाश होनी बाकी है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा घोटाला कौन सा था। तीसरा सबसे बड़ा घोटाले का नाम था सत्यम घोटाला, जो कि 2009 में हुआ। इस घोटाले का नाम था सत्यम घोटाला, जो कि साल 2009 में हुआ था। घोटाले की राशि थी लगभग 7,800 करोड़ और घोटाला किया था रामालिंगा राजू ने। तो आइए जान लेते हैं रामालिंगा राजू कौन है। रामालिंगा राजू का जन्म 16 सितंबर 1954 में हुआ था। राजू ने शुरुआत में कई बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। इसमें धनुंजया होटल्स, श्री सत्यम स्पिनिंग नाम के कॉटन स्पिनिंग मिल शामिल थी। यह मिल राजू ने 8 करोड़ की लागत से शुरू की थी, लेकिन इसके फेल होने के बाद राजू ने रियल एस्टेट में कदम रखा और माइतास इंफ्रा लिमिटेड नाम के कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। रामालिंगा राजू सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन रह चुके थे। सत्यम घोटाले की पूरी जानकारी जान लेते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी 1991 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई थी। उस समय सत्यम लिमिटेड के शेयर्स को 17 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी अपने क्षेत्र में एक मास्टर साबित हुई और कई पुरस्कार जीते। रामालिंगम राजू 2006 में अध्यक्ष बने और 2007 में अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार मिला। जल्द ही उनका वार्षिक राजस्व 1 बिलियन तक पहुंच गया और 2008 के अंत तक यह 2 बिलियन के पार कर गया। कंपनी ने 20 से भी ज़्यादा देशों में अपने पंख फैलाए और कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता रहा। यह ऐसा माना जाता था। सत्यम कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ रहे मार्केट को देखते हुए रामालिंगा राजू की नज़र पड़ी, क्योंकि रियल एस्टेट की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अब राजू ने कई शहरों में अपने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया था। माइतास इंफ्रा लिमिटेड, माइतास प्रॉपर्टी और अपने कई रिश्तेदारों के नाम पर राजू प्रॉपर्टी खरीदने लगा था। प्रॉपर्टी खरीदने के लत को पूरा करने के लिए राजू को चाहिए थे और पैसे। अब राजू सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेरा फेरी करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि सत्यम कंप्यूटर्स को यदि 50 करोड़ का यदि फ़ायदा होता था तो राजू इसे 500 करोड़ का फ़ायदा दिखाता था। आसान भाषा में समझे तो राजू अपनी कंपनी की जानकारी गलत तरीके से दिखा रहा था और मार्केट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। इस तरीके से सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर की कीमत ज़ोरों शोरों से बढ़ने लगी। अब बढ़ते शेयर की कीमत को देख के राजू और उसके भाई ने अपने शेयर को बेचने लगे और बाकी बचे हुए शेयर को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने लगे। अब सारे पैसे से और भी प्रॉपर्टी खरीदने लगे। झूठे बैंक स्टेटमेंट, झूठे सेल्स इनवॉइस को दिखाकर राजू नए निवेशकों से पैसे निवेश करवाता था। इस तरीके से राजू पैसा कमाता था और प्रॉपर्टीज खरीदता गया। इस तरीके से सत्यम कंप्यूटर्स की सच और राजू दिखाए गए झूठ की दूरी बढ़ता गया। 2008 में मंदी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत नुकसान होने लगा तो राजू ने अपने प्रॉपर्टीज बेच के सत्यम कंप्यूटर्स के झूठे फिगर्स को छुपाने का मास्टर प्लान बनाया। ऐसे कई तरीकों से मास्टर प्लान बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह झूठे फिगर्स को छुपाने में नाकामयाब रहे। आखिर में 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स के मालिक रामालिंगा राजू ने
स्वीकारा कि सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट में कई तरह से कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की जाती थी। घोटाले का खुलासा कब हुआ, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तनाव तब शुरू हुआ जब भाइयों ने मत्यस नामक कंपनी के साथ मर्ज करने का फैसला किया। माइतस का संचालन और प्रबंधन राजू के परिवार द्वारा किया जाता था। दोनों कंपनी में मर्ज न करने कई कानूनी मुद्दे को जन्म दिया, जिससे राजू के भाइयों को परेशानी हुई। अचानक राजू ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और 5 पन्नों का एक कॉन्फेशन लेटर जारी किया। इसमें उसने 7,800 करोड़ की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। स्पेशल कोर्ट ऑफ सीबीआई ने राजू और उसके भाई के साथ और 7 लोगों को 7 साल की जेल भेजे जाने की सजा सुनाई। इसके साथ रामालिंगा राजू पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया। रामालिंगा राजू के भाई पर भी जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन 7 लोगों के ऊपर 20 से 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद भारत सरकार और सेबी दोनों ही बहुत सचेत हो गए और एक नया कानून लाया गया कि किसी भी कंपनी में ऑडिटर 10 साल से अधिक नौकरी नहीं कर सकते, यानी कि हर 10 साल पर उन्हें अपनी ऑडिटर बदलना होगा। तो दोस्तों, ये थे 3 सबसे बड़े भारतीय शेयर बाजार के घोटाले। अलग अलग तरीक़ों से हर्षद मेहता, केतन पारेख और रामालिंगा राजू ने शेयर बाजार में घोटाले को अंजाम दिया। आखिरकार तीनों लोगों को भारत सरकार के द्वारा पकड़े गए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। साथ ही इसके उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। इस वीडियो को देखकर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी आपका नहीं होता। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपको किसी काम आई हो, नीचे कमेंट करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।